ओके। तो हम लोग सीएसआईआर की जो है जनरल एप्टीट्यूड की चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी जो आपको आराम से नंबर्स मिल जाते हैं। आपको 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 15 करने का ऑप्शन होता है, जो कि आपके दो दो नंबर के होते हैं। मतलब आप यहाँ से अगर 15 क्वेश्चन कर लिए तो 30 मार्क फ्री में हो जाते हैं। केवल और केवल इसके लिए प्रीवियस ईयर जो पूछा गया उतना भी अगर आपने कर लिया तो आराम से 10-12 क्वेश्चन, और वो भी कम टाइम में कर सकते हैं। तो ये सोने पे सुहागा का काम करता है। अगर यहाँ से भी आपने अच्छे नंबर क्वेश्चन कर लिए तो आपके अच्छे खासे रैंक इम्प्रूव हो जाती है। तो इसको भी हल्के में ना लिया करें, इसको भी कर लिया करें, ठीक है। क्योंकि एक चीज तो गारंटी है कि कम से कम 5 क्वेश्चन तो आप कर ही लेंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व किया है तो वो बढ़ के काफी अच्छे से हो जाता है आपका। तो हम देखेंगे, मैं इसका कॉन्सेप्ट भी बताता चलूंगा, जो भी चीजें हैं इससे रिलेटेड थियरी भी बताता चलूंगा, सो दैट कि उससे सिमिलर क्वेश्चन आपको मिले तो दिक्कत ना आए। तो हमने चूज किया है दिसंबर 2014 जून का पेपर पार्ट ए। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन पकड़ते हैं और देखते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ एन, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन, और एग्जाम्पल भी दिया है। कुछ लोग नहीं समझ पाता है कि सम ऑफ डिजिट्स क्या होता है, तो उसने दे दिया कि अगर 137 है तो यहाँ पर जो नंबर होगा इसके सारे डिजिट्स का सम, मतलब 1 + 3 प्लस, फंक्शन कुछ इस तरीके से डिफाइन है। तो आपको ये इवेल्युएट करके दिखाना है। अब कुछ लोग ये देखते ही भाग जाएगा, तो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन का नहीं, वो कहेगा कि 137 तो छोटा सा नंबर है, हम करके भाग जाएगा, 11 लिख देगा। लेकिन 2 की पावर 7, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 6 ये करके मल्टीप्लाई करते करते तो 3 घंटा इसी में निकल जाएगा। क्वेश्चन इसका है ही नहीं कि आप लगे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाले। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको सम निकालना है ना, तो आपकी चालाकी होनी चाहिए कि सम निकालने के लिए जरा देखो कि अगर 2 की पावर 7, 3 की पावर 5, अब ये कैलकुलेट करोगे तो एक नंबर बनेगा। अब वो नंबर हमें नहीं पता है, ABCDEFGH, और इनको सबको ऐड करना पड़ेगा, नंबर बहुत बड़ा बन जाएगा। लेकिन जरा ध्यान से देखो कि सम करने में कौन सा नंबर हमारे काम का है और कौन सा नंबर हमारे काम का नहीं है। तो ध्यान से देखो कि अगर कहीं ऐसा नंबर बन जाए और लास्ट में 0 0 आ जाए या बीच में 0, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। उस सम में 0 ऐड करने से कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। जैसे F137 की जो वैल्यू आई फंक्शन के थ्रू, वही यहाँ पे 2 0 भी बढ़ा देता तो भी वैल्यू 11 ही रह जाती। मतलब क्वेश्चन इसी का है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 और 2 का प्रोडक्ट जो है 10 आ रहा है, मतलब ये 0 लेके आ रहा है। तो 0 कहां से आ रहा है, देखिए 5 की पावर 6 है, इसको हम ब्रेक करके 2 की पावर 6 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 5 कर ले, इंटू 5 की पावर 6 कर ले। तो 5 इंटू 2 ये क्या हो गया 10, और पावर 6 है तो 10 की पावर 6 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 5। इसका एफ निकालना है, फंक्शनल वैल्यू निकालनी है। अब ये तो किसी काम के नहीं रहे 10 की पावर 6, क्यों? क्योंकि ये नंबर का जो आंसर आएगा उसमें 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई करने का मतलब 6 ठो 0 आगे लगा देना होगा। 6 0 लगा के कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि सब में 0 का रोल है नहीं, तो इनको भूल जाइए। अब केवल और केवल क्वेश्चन इसका रह गया, तो इसकी वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। क्या? 3 की पावर 5। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 5 जो भी आए, आई थिंक 3 की पावर 5 27, 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27, और 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। 27 9 इंटू 2 9 63 6 9 729 आ रहा है क्या? ओके। तो f ऑफ 729 आपको निकालना है। तो f ऑफ 729 क्या हो गया? 7 + 2 दैट इज 9, 9 + 9 दैट इज 18। तो आपका ऑप्शन 18 टिक हो जाएगा। देखें, नहीं तो कुछ लोग कैलकुलेशन देख के भाग जाता। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है एवरी मंथ द प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी
फॉल्स इन दिस ऑर्डर। अब ये भूल जाइए कि क्या कमोडिटी ये सब क्या होता है, केवल आपका क्वेश्चन ये है कि इसका अगला टर्म बता दीजिए। ये एक सीक्वेंस टाइप का लग रहा है, अगला टर्म क्या आएगा इसमें ये। तो ध्यान से देखें, सीक्वेंस को आपको पहले देखना होता है और सीक्वेंस कर क्या रहा है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि अगर सीक्वेंस का पहला टर्म अगला उससे डिक्रीज हो रहा है, फिर अगला उससे डिक्रीज हो रहा है, अगला उससे डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें दो चीज सबसे मेजर रोल फैक्टर करता है। एक या तो माइनस कुछ हो रहा होगा, एक पर्टिकुलर नंबर माइनस हो रहा होगा, या यहाँ पे डिवीजन आता है। डिवीजन का मतलब होता है कि कितना पार्ट उसका डिक्रीज हो रहा है हर बार। 1024 का कौन सा पार्ट लिया कि 640 आ गया, 640 का कौन सा पार्ट लिया या डिवाइड किया है, वो 400 आ गया। 400 में क्या चीज का कितना हिस्सा लिया गया कि 250 आ गया। तो एक पर्टिकुलर हिस्सा हमेशा कम हो रहा है। तो दो चीज यहां पर काम आती, एक माइनस एक डिवीजन। अगर ये काम ना करे फिर आप देख लीजिए, हाँ अगर सीक्वेंस प्लस माइनस कभी कभी क्या होता है, अगला स्टेप में कम होता है अगले में बढ़ जाता है, तो वो अलग चीज से देखा जाएगा। लेकिन अभी यहाँ पर हमारा गेस है कि माइनस हो रहा है, कोई पर्टिकुलर नंबर माइनस हो रहा है या डिवीजन हो रहा है। तो दोनों अप्लाई करके देखेंगे। माइनस लगाएंगे तो माइनस वाला देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो हम मान लेते हैं कि 1024 में क्या माइनस किया कि 640 आ गया, तो आपका ये आ गया 1024। मान लेते हैं हमने x को माइनस किया तो 640 आ गया। अच्छा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से निकाल लीजिए। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1024 माइनस 640। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया, और 12 में से 4 8 9 3 384। अब वेरीफाई करना है कि क्या 684 में अगर मैं 384 माइनस करूं तो 400 आ रहा है। तो आइए चेक कर लेते हैं, क्योंकि ये जो x की ये जो सीक्वेंस होगा एक फिक्स नंबर ही माइनस होके आना चाहिए, अदरवाइज फिर आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। अभी तो हमारा गेस यही है कि एक पर्टिकुलर कोई फिक्स नंबर हर टर्म से माइनस होते हुए चल रहा है। तो आइए 640 और 384 अगर हम मल्टीप्लाई कर दें इसमें से, तो क्या अगला वाला टर्म आ रहा है। तो हमने देखा कि नहीं आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहां से करेंगे तो ये आ रहा है 6, जबकि इधर 400 है। तो ये माइनस वाला चीज अभी तक फेल होता हुआ दिख रहा है। डिवीजन वाला देख लेते हैं, या वह 1024 का कौन सा हिस्सा लिया गया कि 640 आ गया। तो चलो हम मान लेते हैं कि 1024 का एक्सवा हिस्सा क्या आ रहा है, 640 आ रहा है। तो यहां से अगर हम x इज इक्वल टू निकाले तो 640 अपॉन 1024। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, कट कुट कर देंगे तो 2 से काट उठ के देख लेना, 5/8 ये आ जाएगा, करके देख लो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5/8। तो अब हम वेरीफाई करेंगे कि क्या 640 का 5/8वां हिस्सा 400 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा होगा तब मतलब हमारा काम खत्म हो गया। तो आप जरा देख लीजिए, 640 है, इसका 5/8वां हिस्सा, तो अगर हम 8 कर दें, 8 यस 400 आ गया। मतलब अगला टर्म जो लिखा जा रहा है वो 5/8 हिस्सा है पिछले वाले टर्म का। तो 250 का, अब यहाँ पर हमें वैल्यू चाहिए, तो मतलब अगला टर्म आएगा 250 इंटू 5/8 इज इक्वल टू, अब ये सॉल्व करके लिख लो, जो भी आंसर आ जाए वो टिक कर दीजिए। अब ये तो सबको सॉल्व कर लेंगे, अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे नहीं, तो अगला ऑप्शन आप टिक कर लेंगे सिंप्लीफाई करके। अच्छा, a cubical piece of wood was filled to make it into largest possible sphere. ठीक है, what fraction of the original volume was removed. ध्यान दीजिए, एक क्यूबिकल पीस है, तो क्यूबिकल पीस कुछ इस तरीके का दिखेगा। सॉरी, क्यूबिकल बनाना है तो हम क्या बना रहे हैं, क्यूबिकल पीस ऑफ वुड है आपका, इस तरह से एक क्यूब होगा। हम 2D में बना रहे हैं या उसका क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, जैसे क्यूब को हम काट दें या ऊपर से देखें तो ऐसा ही दिखेगा स्क्वायर के जैसा, इसी से काम चल जाएगा। तो इस चीज को हम काट के क्या बना रहे हैं, लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर बना रहे हैं।
तो अगर इसको हमें स्फीयर बनाना हो तो ये कोना हटाना पड़ेगा। तो स्फीयर बनाने के लिए कुछ इस तरीके का स्फीयर बनेगा, लार्जेस्ट पॉसिबल है तो मतलब ये साइड्स को टच करते हुए जाना चाहिए। ये लार्जेस्ट पॉसिबल क्यूब बन गया हमारा। तो कह रहा है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम वाज रिमूव्ड। तो अगर इसको हम क्यूब स्फीयर बना रहे हैं तो इतना हिस्सा ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम आपको रिमूव करना पड़ेगा कट करके, तब वो जाके एक बॉल जैसा बनेगा या स्फीयर बनेगा। तो वही पूछ रहा है कि अगर क्यूबिकल वुड है उसको हम स्फीयर बना रहे हैं, लार्जेस्ट पॉसिबल स्फीयर, तो कितना वॉल्यूम आप रिमूव कर दोगे ओरिजिनल का। तो सबसे पहले हम आते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा वुड है, इन जनरल भी कर सकते हैं और एक चालाक आदमी है वो पर्टिकुलर वैल्यू लेके कर सकता है। क्यों पर्टिकुलर वैल्यू लेने का मतलब होता है कि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। लेकिन हम पर्टिकुलर वैल्यू वो तो बाद में ले लेंगे, इन जनरल लेके चलते हैं। पहले तो हमारे पास अगर क्यूब है तो इसका ना साइड का आता पता है, तो हम पहले तो मान लेंगे कि भाई इसका साइड क्या है। तो हमने मान लिया कि इसका साइड जो है ए है। तो आप बताइए कि इसका वॉल्यूम क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, साइड का क्यूब, दैट इज ए क्यूब। अब ध्यान दीजिए, अब हमने स्फीयर बना लिया तो स्फीयर का कोई रेडियस होगा, ये हमने आर मान लिया। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन ये आर हमें क्लियर कट दिख रहा है, क्या है, जो क्यूब का साइड है उसका हाफ है। तो आर की वैल्यू रख दीजिए 4/3 पाई ए क्यूब अपॉन 8। 8 कैसे आया, क्योंकि a/2 है, आर क्यूब की जगह a/2। तो इसको कैंसल करके हमारा हो गया 4 पाई ए क्यूब अपॉन, ये कैंसल 6। ठीक है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें तो दैट इज नथिंग बट 0.52। ओके, ये पूरा का पूरा सिंप्लीफाई कर रहा हूं, 4 पाई अपॉन 6 ए क्यूब, पूरा सिंप्लीफाई किया, कुछ नहीं, केवल ये कर लेना है 4/6 इंटू ए क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है। चलिए आपने ये लिख लिया। अब आपके पास क्यूब का वॉल्यूम आ गया और स्फीयर का वॉल्यूम आ गया। तो अगर मैं जो रिमूव्ड वॉल्यूम है, रिमूव्ड वॉल्यूम वो कितना है, तो ध्यान से देखिए, क्यूब में से अगर हम स्फीयर का वॉल्यूम हटा दें तो रिमूव्ड वॉल्यूम मिल जाएगा, दैट इज ए क्यूब में से अगर मैं ये माइनस कर दूं 0.52 ए क्यूब, तो ये रिमूव्ड वॉल्यूम है। और ये सॉल्व करने पे आपका लगभग कितना आ गया, 0.48 क्यूब। इतना वॉल्यूम आपने रिमूव किया, किसमें से, ओरिजिनल वाले में से। अब ऑप्शन पे आ जाइए, ऑप्शन क्या कह रहा है कि मोर देन 3/4, ये 3/0.48 आपने रिमूव किया है। तो वो 75% तो थोड़ी है, ये तो 50% से कम आपने रिमूव किया है ना। क्योंकि अगर वॉल्यूम हम मान लें कि 100 है तो या 1 है, तो आपने 0.8 हिस्सा रिमूव किया है भाई वॉल्यूम का। किसका, ओरिजिनल वॉल्यूम का। देखिए ओरिजिनल वॉल्यूम ए क्यूब है, उसका कौन सा हिस्सा आपने रिमूव किया है, 0.48 टाइम्स आपने रिमूव किया है, मतलब लगभग 50% से कम। तो स्लाइटली लेस देन 1/2, ये ऑप्शन सूट कर रहा है। हाँ, 50% से हल्का सा कम आपने किया है। और बाकी ऑप्शन ये कह रहा है एग्जैक्टली 1/2, ये गलत है, मोर ये तो एकदम गलत है, स्लाइटली मोर नहीं। तो आपका ये हो गया। नेक्स्ट, द वॉल्यूम ऑफ हिंदी बुक आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज आर नेक्स्ट टू ईच अदर इन अ सेल्फ। ओके, हिंदी बुक रखी है और जिनका आइडेंटिकल शेप और साइज है, आर नेक्स्ट टू ईच अदर इन द शेप ऑल अपराइट सो दैट देयर स्पाइन्स आर विजिबल। ओके, तो बुक जो है, अंग्रेजी अगर नहीं समझ में आए तो इसका हिंदी भी आप पढ़ सकते हैं, ऊपर ही दिया रहता है।
एक हिंदी की किताब में 3 खंड की आकार एवं जो एक अलमारी में बाएं से दाएं रखे गए हैं। तो जो किताबें हैं वो कुछ इस तरीके से सजा के रखी हैं। एक किताब, 2 किताब, कितनी किताबें हैं इन दी आइडेंट नेक्स्ट टू ईच इज ऑल अपराइट। तो ऊपर की तरफ करके रखे सो दैट देयर स्पाइन्स आर विजुअल, मतलब उसके जो पेजेज, एक एक पेजेज है वो दिख रहा है। तो अगर आप किताब को ऐसे रख दो तो उसके स्पाइन्स दिखते रहते हैं। ये देखो दिख रहे हैं कि नहीं। तो इस तरह से वो किताबें रखी गई हैं। ठीक, और इनका नाम है 3 किताबें, पहला, दूसरा और तीसरा। ये 4 किताब नहीं है। अब वर्म स्टार्ट ईटिंग फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ फ्रंट कवर ऑफ वॉल्यूम 1। एक कीड़ा है जो इसको खा रहा है किताब को। कहां से? वॉल्यूम 1 के, देख रहे हैं, वॉल्यूम 1 के फ्रंट कवर से। एंड इट्स वे हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली मतलब एग्जैक्ट इसी डायरेक्शन में। बहुत बढ़िया कीड़ा है कि वो घूम घाम के नहीं, तो कीड़े क्या करते हैं, टेढ़ा मेढ़ा खा जाते हैं, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली खाते हुए एकदम एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टली खा रहा है। इट्स टू द आउटसाइड ऑफ बैक कवर, और बैक कवर से यहां से बाहर निकल गया। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वर्म इफ ईच वॉल्यूम इज 6 cm थिंग। ये क्या क्वेश्चन है भाई? अगर सारी किताब के लिए 6 cm 6 cm 6 cm और हॉरिजॉन्टली अगर ये कीड़ा चल रहा है, हॉरिजॉन्टली अगर ये कीड़ा चल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 6 + 6 + इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर ये ट्रेवल करेगा। तो ऑप्शन क्या है? ये। नेक्स्ट, what is the area of the triangle bounded by the lines y is equal to 2x, y is equal to -2x and y is equal to 6। तो ध्यान दीजिए कितना इजी सा क्वेश्चन बना दिया है। सारे के सारे लाइंस ड्रॉ कर लीजिए। y इज इक्वल टू 2x कुछ इस तरीके की लाइन होगी, y इज इक्वल टू -2x कुछ इस तरीके की लाइन होगी, और y इज इक्वल टू 6 कुछ इस तरीके की लाइन है भाई। अब कह रहा है कि इससे जो एरिया बाउंड हो रहा है ट्रायंगल, उसका एरिया बता दीजिए इन लाइन से। तो चले, लाइन निकालने के लिए वही है हमारे पास कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल मुझे दिख रहा है, ये देख रहे हैं यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना दिया है इसने। तो अगर हमें हाइट और बेस मिल जाती तो काम बन जाता हमारा। तो आइए उसके लिए हम पहले ये इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये जो पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है? देखिए y इज इक्वल टू 6 है, तो 6 तो y की वैल्यू है। तो यहां पर अगर हम रख दें इस वाली लाइन पे, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। और ये वाला पॉइंट हो गया -3,6। इसका और इसका सोल्यूशन, और ये वाला आपका तो 0,0 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप देख लीजिए आपका जो बेस है वो ये है, और बेस क्या है? 3 डिस्टेंस इतना है और 3 डिस्टेंस x एक्सिस पे इतना है। तो टोटल ये हो गया 6। तो इज इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इंटू हाइट आपकी 6 है, तो 2 से ये कैंसल, 3 18 है। इस वाले क्वेश्चन पेपर में 18 18 18 आंसर आया जा रहा है। क्या बात है भाई। चलिए, a 2.2 meter wide rectangular steel plate is corrugated as shown in the diagram। कह रहा है कि एक 2.2 मीटर कोई भी रेक्टेंगुलर सीट है, उसको इस तरह से मोड़ दिया गया है। ईच कोरुगेशन इज अ सेमी सर्कल, और मोड़ा गया है ऐसा कि जो सारे के सारे कोरुगेशन बने हैं वो सारे के सारे क्या है? ये देखो सेमी सर्कल, सेमी सर्कल है। इन क्रॉस सेक्शन हैविंग डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर, और सारे के सारे जो सेमी सर्कल बने हैं उनका डायमीटर 7 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिएगा, रेडियस नहीं, डायमीटर। What will be the width of steel sheet after it is corrugated? ठीक है, क्या होगा? What will be the width of steel? अब इस 2.2 मीटर स्टील को कॉरुगेट किया गया। Excuse me, sir. हाँ, आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही और
आप लेफ्ट हो गए थे, अभी ज्वाइन हुआ है तो हमें कुछ नहीं ओ समझ ओ आया। ओके ओके ओके। अच्छा पाउस थे, और रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगी थोड़ी देर में। ये वाला समझना है। यहाँ पावर की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पता नहीं क्यों दिन भर में कम से कम 20 बार ट्रिप होती है पावर, तो बीच बीच में चला जाता है। चले कोई नहीं। अब नेक्स्ट है, आपका क्वेश्चन है कि आपको एक 2.2 मीटर की रेक्टेंगुलर सीट दी हुई है और उसको कोरुगेट किया गया। कोरुगेट मतलब उसको मोड़ दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, अगर आपको इंग्लिश समझने में दिक्कत हो तो ऊपर हिंदी भी दिया रहता है, ठीक है। तो उसको कोरुगेट करने का मतलब उसको मोड़ दिया गया है। ईच कोरुगेशन इज सेमी सर्कल इन क्रॉस सेक्शन। तो जब इस स्टील को मोड़ा गया तो वो इस तरीके का कुछ बन रहा है। और कोरुगेशन में जब इसको मोड़ा गया तो हम देखते हैं ना, ये एक पतरे जैसा होता है। हम लोग छत बनाते हैं, इसका टिन का छत जो बनता है वो ऐसा ही रहता है। तो वहां पे भी कोरुगेशन होता है, तो आप देखते हैं उसका आकार ऐसे ही होता है। तो एक एक कोरुगेशन जो है सेमी सर्कल है। ये जो कोरुगेशन आया ये सेमी सर्कल है, ठीक है। हैविंग डायमीटर ऑफ 7 सेंटीमीटर का ये क्या है, सेमी सर्कल है। व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ स्टील आफ्टर इट कोरुगेटेड। तो जब इस स्टील को कोरुगेट किया गया, मतलब इस आकार का बनाया गया, तो जाहिर सी बात है इसकी जो है विड्थ कम हो जाएगी, क्योंकि इसको मोड़ा गया है। तो बोल रहा है कि अगर इसको कोरुगेट किया गया, कैसा कोरुगेट किया गया, हर कोरुगेशन 7 सेंटीमीटर का डायमीटर लेके कोरुगेट किया गया, तो इसकी अब जो 2.2 मीटर विड्थ थी, अब वो कितनी हो जाएगी, जाहिर सी बात है कम हो जाएगी। अब कितनी हो जाएगी वो कैलकुलेट करने के बाद पता लगेगा। तो हम मान लेते हैं हमें ये नहीं पता कि क्या हाल चाल है इसका। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि इस 7 सेंटीमीटर के कितने कोरुगेशन बनेंगे यार। तो पहले तो नंबर ऑफ कोरुगेशन पता होंगे, तभी हम बता सकते हैं कि विड्थ कितनी रही होगी, सिकुड़ने के बाद विड्थ कितनी हो जाएगी। तो हम पहले क्या मान लेते हैं, लेट देयर आर, सिंपल आपकी 8th 9th की मैथमेटिक्स है, देयर आर एन सेमी सर्कल। लेकिन गैप इतना हो जाता है कि हमारा जो है उस पर उतना ध्यान नहीं रहता। हम हायर मैथमेटिक्स में आ जाते हैं तो अरिथमेटिक की थोड़ी सी कमजोरी आ जाती है, सोचने में कर तो लेंगे बट टाइम लगा देते हैं। पैटर्न इन कोरुगेशन, कोरुगेटेड सीट में हमने मान लिया कि एन सेमी सर्कुलर पैटर्न बन गए, ठीक है। तो अगर एन सेमी सर्कुलर सीट बन गए तो इससे हमें क्या मिलेगा, एन, ध्यान दीजिएगा सेमी सर्कुलर की बात हो रही है, एन सेमी सर्कल बने हैं हमारे पास, तो एन इंटू 2 पाई। अब देखिए कि अगर सेमी सर्कल हमारे पास बने हैं कितने, एन, ध्यान दीजिए। तो एन सेमी सर्कल का अगर हम आपसे पूछे कि वो क्या होता है, अरे ये जो सर्कमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी। तो आप क्या, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल के लिए तो 2 पाई आर सर। 2 पाई आर, ठीक है। अब हम सेमी सर्कल निकालने जा रहे हैं, तो सेमी सर्कल के लिए क्या हो जाएगा, पाई आर। और ये टोटल कितना आना चाहिए, ये जितने भी सेमी सर्कल है, हमने मान लिया एन सेमी सर्कल है, और इनकी पाई आर जो सरकमफ्रेंस है वो इज इक्वल टू किसके बराबर आएगी, जो ओरिजिनल सीट की विड्थ है, दैट इज 2.2। अच्छा मीटर है तो इसको हम सेंटीमीटर में क्यों ना कर लें, क्योंकि हर एक यूनिट यहाँ पे 7 चल रहा है तो 7 सेंटीमीटर कर लें, ठीक है। अब आइए, तो यहां से आपको एन पाई और यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/2, दैट इज 2.2 इंटू 100। अब देखिए तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, ये हो जाएगा 220 इंटू 2/7। यहां से कितना आ गया वैल्यू, 20। जल्दी बोलो कितना, 20। 20। अगर n की वैल्यू अब 20 आ गई, मतलब 20 कोरुगेशन है इसके पास। अब अगर 20 कोरुगेशन है, अब बता दीजिए विड्थ ऑफ सीट कितनी हो जाएगी, विड्थ ऑफ सीट
आफ्टर कॉरुगेशन। अब इसको मोड़ने के बाद कितनी हो जाएगी वो हमें बता देना है। एक मिनट रुक जाए। कितनी हो जाएगी, दैट इज 20 इंटू कितने डायमीटर का है, 7। क्यों विड्थ में बोल रहा हूं, क्योंकि आपने 27 का एक टोटल इसके पास 20 कॉरुगेशन बने हैं, तो इसकी सीट्स कितनी हो जाएगी, क्योंकि एक कॉरुगेशन का डायमीटर 7 है, तो ये देखिए एक कॉरुगेशन का डायमीटर 7 है, तो ऐसे आपने 20 कॉरुगेशन बनाए हैं, तो 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 8 तो विड्थ बताएगा। कॉरुगेशन की जो डायमीटर होगी उन सारे डायमीटर को ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा, 7 × 20 को ऐड कर दीजिए या 20 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लगभग कितना आ जाएगा ये, इज इक्वल टू 14। ये ज्यादा कैसे हो गया, मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.4। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। तो देख रहे हैं ये आपका आफ्टर कोरुगेशन इतना बन जाएगा। क्लियर है, चले ये ऑप्शन हो गया आपके पास 6 7। अब एक चीज है कि अजय, बंटी, चीनू एंड देव वेयर एजेंट, बैंकर, कंपाउंडर एंड डिजाइनर। ये इस तरह का क्वेश्चन हर जगह आता है, एसएससी में, नेट गेट में, या जनरल एप्टीट्यूड, कोई भी एग्जाम जो भी होता है जहां पे जनरल एप्टीट्यूड पूछता है, इस तरह से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, अजय, बंटी, चीनू और देव, तो हमने इनका नाम लिख लेना है। हमने लिख लिया अजय, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। बंटी, और डायरेक्ट अगर दिमाग में करेंगे तो कभी नहीं होगा, ये ऐसे लिख लीजिए 10 सेकंड का टाइम देके। एजेंट वेयर, वेयर एजेंट, तो जो जो पोस्ट दी है वो लिख लेते हैं, एजेंट है, बैंकर है एंड कंपाउंडर है और डिजाइनर है। चलिए, बट नॉट नेसेसरी इन दैट ऑर्डर, हमें भी पता है कि ऐसे ऑर्डर में नहीं है, वही तो बताना है। देव टोल्ड द बैंकर दैट चीनू ऑन हिज वे, अजय इज सिटिंग अक्रॉस द डिजाइनर नेक्स्ट टू द कंपाउंडर, द डिजाइनर डिड नॉट से एनीथिंग, व्हाट इज ईच पर्सन्स ऑक्यूपेशन। अजय क्या है वो बताना है, बंटी क्या है वो बताना है, चीनू क्या है वो बताना है, देव क्या है वो बताना है। तो यहाँ पे आपको बताने के लिए ये दिया गया है, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इनको नोट करना है। एक स्टेटमेंट ये है, अजय इज सिटिंग अक्रॉस द डिजाइनर एंड नेक्स्ट टू द कंपाउंडर। एक स्टेटमेंट ये है, द डिजाइनर डिड नॉट से एनीथिंग। तीसरा स्टेटमेंट ये है। इन तीनों स्टेटमेंट का एनालिसिस करना है और हमें बताना है कौन सा किसका ऑक्यूपेशन है। देव क्या कह रहे हैं, किनसे बात कर रहे हैं, देव टोल्ड टू द बैंकर दैट चीनू, चीनू कहां पर है, रास्ते में है, ठीक है। अब अगर देव बैंकर को बता रहा है तो देव जो है बैंकर कभी भी नहीं हो सकता, बोलिए होगा क्या, क्योंकि देव तो किससे बोल रहा है, बैंकर से बोल रहा है ना, तो मतलब बैंकर कोई और है देव के अलावा। चलिए, दैट चीनू ऑन हिज वे, और अगर देव बैंकर को बोल रहा है और चीनू रास्ते में है तो देव चीनू से थोड़ी बात कर रहा है, वो तो बैंकर से बात कर रहा है, मतलब बैंकर और चीनू भी अलग अलग हैं। तो चीनू कहाँ है, वो भी जो है बैंकर नहीं है। देखिए कैसे कट हो गया। तो अब आ गए हम, देव ने क्या, चीनू भी बैंकर नहीं है और देव भी बैंकर नहीं है। चलिए अब आते हैं, अजय इज सिटिंग अक्रॉस द डिजाइनर एंड नेक्स्ट टू द कंपाउंडर। अजय जो है डिजाइनर के बगल में बैठे हैं, तो अजय डिजाइनर नहीं हो सकते, बोलिए। एंड नेक्स्ट टू द कंपाउंडर, तो मतलब ये अजय जो है कंपाउंडर भी नहीं हो सकते, ठीक है, ये डिजाइनर के बगल में बैठे हैं। अब ध्यान से देखिए, अगर अजय डिजाइनर के बगल में बैठा है तो मतलब डिजाइनर मौजूद है वहां पर। लेकिन एक चीज देखिए, चीनू तो रास्ते में घूम रहे हैं,
तो मतलब चीनू क्या हो गए, चीनू भी डिजाइनर नहीं होंगे। यहां तक बात ठीक है, बोलिएगा। यस सर। अजय अक्रॉस द डिजाइनर, ठीक है। नेक्स्ट, द डिजाइनर डिड नॉट से एनीथिंग, डिजाइनर ने कोई भी चीज नहीं बोली है, लेकिन देव ने बात की है और डिजाइनर ने बात नहीं की है। ध्यान दीजिएगा, तो अगर देव ने बैंकर से बात की है, ठीक है। अच्छा, यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं हम, जरा बताइए। डिजाइनर नहीं हो रुक, सकता। द डिजाइनर डिड नॉट से एनीथिंग, तो अजय, देव डिजाइनर, डिजाइनर नहीं होगा ना सर फिर। देव कभी भी क्योंकि हाँ, देव ने बात की है और इसने बोला है कि डिजाइनर ने कोई भी बात नहीं की है, तो देव ने बात की है, तो देव जो है डिजाइनर नहीं हो सकते। कहाँ है डिजाइनर, देव के ऊपर ये भी लग गया है कि ये डिजाइनर नहीं है। चलिए, क्या क्या कंक्लूजन निकला भाई, कि यहाँ देव से क्या, ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं सर, बंटी डिजाइनर होगा। हाँ, कैसे, एक मिनट रुक जाए। 3 लोग अब तो एक होंगे। चीज आ गया कि ये वाले जो डिजाइनर में 3 लोग साफ हो गए, तो बंटी का ऑक्यूपेशन क्या हो गया, डिजाइनर वाला हो गया, ठीक है। बैंक में 2 लोग गायब हो गए और बंटी भी गायब हो गए, क्योंकि अगर बंटी डिजाइनर हो गए तो बंटी बैंकर नहीं हो सकते, तो ये भी कट हो गए। तो अजय क्या हो गए, बैंकर हो गए। यहां तक ठीक। अब आगे का कंक्लूजन देखते हैं कि अगर अजय बैंकर हो गए तो एजेंट नहीं हो सकते, और यहां पर अगर बंटी ये हो गए तो बंटी पर भी 3 क्रॉस लग जाएगा, क्योंकि बंटी डिजाइनर है। अब आ जाते हैं चीनू पर, चीनू के ऊपर यहाँ क्रॉस लगाइए। अब चीनू और देव में हमें डिसाइड करना है कि कौन से लोग कंपाउंडर है, कौन से एजेंट। लेकिन ध्यान दीजिए कि देव तो रास्ते में घूम रहा है। देखिए, देव टोल्ड द बैंकर दैट चीनू, अच्छा चीनू रास्ते में घूम रहा है, चीनू बाहर है। और यहां से फिर से कंक्लूजन देखिए, अजय इज सिटिंग अक्रॉस द डिजाइनर एंड नेक्स्ट टू द कंपाउंडर। इसका मतलब कि डिजाइनर मौजूद है और कंपाउंडर भी मौजूद है, क्योंकि अजय उनके बगल में बैठा हुआ है। लेकिन डिजाइनर का ऑक्यूपेशन एक लोग लेके भाग गए हैं, तो जो बचा वो कौन होगा, वो डिजाइनर होगा। तो मतलब देव क्या बन गए, नहीं नहीं, डिजाइनर, कंपाउंडर। कंपाउंडर बन गए, क्योंकि डिजाइनर तो बंटी है, तो कंपाउंडर बन गए देव। तो ये जो है आपका ये का, तो अजय के पास बैंकिंग आ गया, बंटी के पास डिजाइनर आ गया, देव के पास कंपाउंडर, और जो बचा हुआ वो आया किसके पास, चीनू के पास। तो ऑप्शन आपका क्या है, अजय जो है क्या है, बैंकर है। सबसे पहले देखिए अजय बैंकर कहाँ पे, ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन। बंटी जो आपके क्या है, डिजाइनर है, तो बंटी आपके ये डिजाइनर, फोर्थ ऑप्शन आपका टिक हो गया। देख लीजिए, चीनू आपके एजेंट है, यस चीनू आपके एजेंट है, देव आपके क्या है, कंपाउंडर है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहां से टिक हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, टू प्लेटफॉर्म्स आर सेपरेटेड हॉरिजॉन्टली बाय डिस्टेंस ए एंड वर्टिकली बाय डिस्टेंस बी। तो पहले तो हम प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। तो मान लेते हैं ये एक प्लेटफॉर्म है, सॉरी, इसको किस डिस्टेंस से सेपरेट हॉरिजॉन्टली किया गया है, ए डिस्टेंस से, और वर्टिकली बाय डिस्टेंस बी। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, 2 प्लेटफॉर्म है जिसको ए डिस्टेंस की दूरी पे, और जो हाइट उसकी कितनी है, बी से सेपरेट कर दिया गया है, तो ये हाइट बी हो गई। दे आर टू बी कनेक्टेड बाई अ स्टेयर्स, और इस प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करना है एक सीढ़ियों से। तो हम सीढ़ी भी बना देते हैं, कुछ इस तरीके से सीढ़ी बन जाएगी। चलो, हैविंग आइडेंटिकल स्टेप, ये भी दिया है कि ये जो स्टेप्स है, मतलब उसकी हाइट और विड्थ ये सारे के सारे सेम है। मतलब ये जो विड्थ है, ये विड्थ ये सब सेम रहेगा, हाइट उसकी सेम रहेगी। मतलब एक स्टेप जो है जैसा बन गया, जिस विड्थ और हाइट का, वही पूरे जगह बनेगा। ऐसा नहीं कि हर बार उबड़ खाबड़ बना दे। इफ मिनिमम परमिसिबल स्टेप लेंथ इज ए, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि स्टेप की लेंथ जो है वो कम से कम ए लेंथ की रखनी है, कम से कम।
तो मतलब क्या है कि ये जो स्टेप लेंथ है वो वो ग्रेटर देन ये ग्रेटर देन ए आना चाहिए क्योंकि वो मिनिमम लेंथ है, मतलब जो भी होगा ए या ए से बड़ा होगा। इफ मिनिमम पॉसिबल स्टेप लेंथ एंड मैक्सिमम परमिसिबल स्टेप हाइट इज बी, स्टेप की हाइट मैक्सिमम कितनी रखनी है, बी रखनी है। मतलब बी तक रख सकते हो या तो उससे कम रख सकते हो, लेकिन ये नहीं कि बी से ज्यादा रख लो। तो जो ये हाइट है वो क्या है, लेस देन बी है। यहां तक ठीक। ओके, आगे क्या है, देन द नंबर ऑफ स्टेप्स द स्टेयर केस कैन हैव। तो कह रहा है कि ये स्टेयर केस कम से कम कितने स्टेयर्स आपके यहाँ पर बन जाएंगे, अगर ए से बी तक हम बनाएं कितने स्टेप्स बना सकते हो, ये जो कंडीशन दी हुई है हमें नहीं पता। तो हम मान लेते हैं कि चलो n स्टेप्स आप बना सकते हो, ठीक है, n स्टेप। लेकिन यहाँ पर दो चीज का ध्यान रखना है कि स्टेप लेंथ जो है कम से कम ए लेंथ का होना चाहिए, स्मॉल ए लेंथ का, क्योंकि परमिसिबल यही है, ए लेंथ से आप छोटा नहीं बना सकते। और स्टेप की हाइट कितनी रखनी है, ज्यादा से ज्यादा बी रखनी है। तो इन दोनों रेस्ट्रिक्शन को लेके चलना पड़ेगा तभी एन मिलेगा। अगर एक रेस्ट्रिक्शन लेके चलोगे तो आंसर गड़बड़ा जाएगा। लेंथ के हिसाब से लेके चलोगे तो स्टेप्स ज्यादा कम बन जाएंगे, और विड्थ पता लगा आप मैनेज ही नहीं किए और लेंथ के हिसाब से चले जा रहे हैं, विड्थ जो है यहीं पर आके आपकी सीढ़ी खत्म हो गई, जबकि मिलाना है आपको। तो दो रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगेंगे एन के ऊपर। तो अगर दो रेस्ट्रिक्शन लगेंगे तो क्लियर कट मैं बोल रहा हूँ पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टेप लेंथ का भी एन के ऊपर असर डालेगा और हाइट ऑफ स्टेप भी एन के ऊपर असर डालेगा। तो दोनों कंडीशन को जो एन सेटिस्फाई करेगा उतने नंबर ऑफ स्टेप्स बनेंगे। ऐसा नहीं कि आप केवल लेंथ के हिसाब से एन नंबर ऑफ स्टेप्स बना के भाग जाएंगे। तो पहला दूसरा तो हम तो फ्रेम कट करवा दिए, अब केवल और केवल तीसरा और चौथा देखना है। आइए, तो आप देखिए कि हमने मान लिया कि n स्टेप्स है, तो आपको बोला गया है कि कम से कम कितने लेंथ का बनाना है, स्टेप के हिसाब से हम चलते हैं। तो यहां पर जो आपके पास आएगा n इंटू ए, क्योंकि n स्टेप्स आपने माना है, तो अगर n स्टेप्स है तो इसकी टोटल जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, ये ऐड करते करते n को a को n टाइम्स ऐड कर दीजिए, तो n इंटू ए। अच्छा, a क्या है, मिनिमम कम से कम a लेंथ रखनी है या a से ज्यादा रखनी है। तो अगर हम n इंटू ए कर दे तो इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो इस वाले टोटल लेंथ से तो ज्यादा नहीं हो सकती ना, क्योंकि इसको 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 ऐड करोगे तो ये लेस देन a ही तो आना चाहिए। अगर इससे ज्यादा चली गई तब तो भाई आपकी सीढ़ी कहीं यहीं पर आके खत्म हो जाए, कहीं और जाके खत्म हो जाए, भाई सीढ़ी बन ही नहीं पाएगी, एन लेंथ उसमें सेट ही नहीं हो पाएगा। तो n इंटू ए जो स्टेप लेंथ है, टोटल स्टेप लेंथ, वो टोटल यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टल लेंथ के ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकती है। तो हमने ये बना लिया। इसी तरीके से हाइट वाला भी देख लेते हैं। तो n इंटू हाइट उसकी कितनी रखी है, b, लेकिन ये b क्या है, मैक्सिमम हाइट है। ध्यान दीजिएगा, अगर b मैक्सिमम हाइट है तो n इंटू बी की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि b मैक्सिमम हाइट है ना, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू b। क्यों, क्योंकि अगर n इंटू बी की वैल्यू ये है, अगर ये b से कम हो गई तो आपकी सीढ़ी तो यहां ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाएगी। और ये ध्यान रखिए, इनइक्वालिटी ऐसे ही बनाई जाती है। ये क्या है आपको, ये मिनिमम है तो इक्वालिटी में ये सिंबल, और ये आपको मैक्सिमम परमिसिबल हाइट है तो उसमें ये सिंबल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन ए है तो हमने लेस देन लगा दिया, यहाँ पे लेस देन है तो इसको ग्रेटर देन, लॉजिकली भी समझ सकते हैं ना, क्योंकि आप मैक्सिमम लेंथ क्या ले सकते हैं, स्टेप की हाइट बी ले सकते हैं। तो n स्टेप्स है तो वो कम से कम बी तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आपको ऊपर बढ़ने से रोका गया है। बी को बोला गया है कि आप बी को क्रॉस करके हाइट नहीं बना सकते। तो अगर बी को क्रॉस करके हाइट नहीं बना सकते तो टोटल स्टेप की हाइट जो है कम से कम बी तक तो पहुंचनी चाहिए। तो वही है, कम से कम बी तक पहुंचने का मतलब n इंटू बी क्या होना चाहिए,
कम से कम बी तक आना चाहिए, बी से थोड़ा ज्यादा भी चल जाएगा तो ये वाला चीज एडजस्ट करवाएंगे यहाँ पर हम, ठीक है। इसी तरीके से लेंथ के लिए भी लॉजिक बन जाएगा। तो ये दो रेस्ट्रिक्शन है। अब ये रेस्ट्रिक्शन आप मैच करा लीजिए, यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन इज इक्वल टू a अपॉन a, तो n की वैल्यू a अपॉन a, ये रहा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ आपका कट हो गया, ठीक है। चलिए, यस सर। the sum of first n natural number with one of the missed is 42, what is that number was missed। अब ये सब 8 9 में हम कितना करते थे और अदर एग्जाम्स में भी आता है, हमें नहीं पता। करेक्ट द सम ऑफ n फर्स्ट नेचुरल नंबर, तो हम मान लेते हैं कि n फर्स्ट नेचुरल नंबर का सम जो होता है n प्लस 1 अपॉन 2 होता है। चलिए, विच वन ऑफ देम मिस्ड इज 42, कराए कि उसमें से जो आपने n सम नेचुरल नंबर ऐड किया है उसमें से एक टर्म गायब है, और वो टर्म गायब होने के बाद सम कितना आया है, 42 आया है। तो हम मान लेते हैं वो टर्म जो गायब था वो x है, तो अगर हम n नेचुरल नंबर से वो टर्म को माइनस कर दे तो सम कितना है, 42। आपने n नेचुरल नंबर को ऐड किया है जिसमें से एक नंबर मिसिंग है, और वो मिसिंग नंबर हटाने के बाद सम 42 है। तो आपका इक्वेशन बन गया, यहाँ को सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करके कितना आ जाएगा, वो मिसिंग टर्म बताना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 84। चलिए, अब यहाँ पर देखिए ये दो नंबर का कॉन्सिक्यूटिव प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन में आना पड़ेगा। ऑप्शन ये बताएगा कि कौन सा ऐसा x की वैल्यू ले लो ताकि ये कॉन्सिक्यूटिव प्रोडक्ट वाली चीज पूरी हो जाए। तो अगर x की वैल्यू 1 ले ले तो 84 प्लस 86, क्या आप 86 को कॉन्सिक्यूटिव प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगर x की वैल्यू 2 ले ले तो 88 हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 और 88 को प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो ये ऑप्शन कट हो जाएगा। 3 ले ले तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 6 84 दैट इज 90। क्या 90 को हम लिख सकते हैं, यस 90 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 9। 9 इंटू 10। तो देखिए n की वैल्यू 9 और n प्लस 1 की वैल्यू 10, तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो मिसिंग टर्म आपका था वो क्या है, 3 है। क्लियर हो गया। चलिए, द माउस हैज टू गो फ्रॉम, एक चूहा है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने की कोशिश कर रहा है विदाउट रिट्रैक्टिंग एनी पार्ट ऑफ द पथ, ओके, एंड नेवर मूविंग बैकवर्ड, और पीछे वो घूम के नहीं आ रहा है, एक बार आगे बढ़ लिया तो कहेगा पीछे मुड़ेगा नहीं साला। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पाथ दैट द माउस मे टेक टू गो फ्रॉम ए टू बी। ये पुष्पा है, ये घूमेगा ही नहीं, कर रहा है पीछे नहीं मुड़ के देखेंगे। तो देखो चूहा यहां से घूमना शुरू किया, यहां आया, तो टोटल कह रहा है कि कितने तरीके से वो बी तक पहुंच जाता है। तो परमुटेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पर आया, यहां पर इसके पास दो चॉइस है, या तो इस रास्ते से जा सकता है या तो इस रास्ते से जा सकता है, इधर कोई चॉइस नहीं है। फिर यहां पर आया तो कितना, 1 2 3 4, यहां पर 4 चॉइस है, और यहां से कोई चॉइसेस नहीं बन रही है। फिर यहां पर आएगा, फिर यहां पर 3 चॉइसेस है, या तो सीधा निकल जाए या तो यहां पर या तो यहां पर, ये हो गया। फिर यहां पर आया, फिर इसके पास 2 चॉइस है, यहां से जाए या तो यहां से जाइए, बस हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ चॉइस उसके पास कितना हो गया, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो कितना हो गया, 4 2 जा 8, 8 3 24 दूना 48, 48 हो गया, काम खत्म करिए। चूहा इतने 48 टाइम, इसीलिए हम लोग कितना भी चूहा घर से मार के भगाते हैं, एक होल बंद करते हो तो फिर देखते हैं अगले दिन वो घूमता रहता है। क्यों, क्योंकि वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बड़ा तेज यूज करता है, एक रास्ता बंद करेंगे दूसरी चॉइस से निकल के आ जाता है, समझ गए, वो भी मैथमेटिक्स यूज करता रहता है। A certain day which is X days before 17 August is such that 15 days, अरे ये क्या क्वेश्चन है, जो भी है देखते हैं क्या आता है। A certain day
विच इज एक्स डे बिफोर 17 अगस्त। हमें नहीं पता कि क्या है। एक निश्चित दिन, किसी दिन के बारे में बात कर रहा है जो कि एक्स दिन किसके है, 17 अगस्त के एक्स दिन पहले है। तो हम वो डे मान लेते हैं वो डे हमारा केएथ डे है। और ये केएथ डे कब है, ये केएथ डे आया कब है, 17 अगस्त में से एक्स दिन पहले, मतलब 17 डे में से अगर हम एक्स डे को माइनस कर दें तब ये हमारा दिन आ जाएगा। चलो ठीक है। इज सच दैट 50 के अगस्त, फिर कह रहा है कि वो दिन ऐसा है कि उस दिन के 50 दिन पहले, मतलब उस दिन के जो हमारा दिन है उस दिन के 50 दिन पहले, तो के माइनस 50 उसी वर्ष के 30 मार्च से, सेम उसी वर्ष के 30 मार्च से, तो ये जो दिन है के माइनस 50 उसी वर्ष के 30 मार्च, तो यहाँ पे हम 30 मार्च लिख देते हैं, से 4x दिन बाद पड़ा। तो अगर 4x मतलब 30 मार्च के में कितना ऐड कर दे, 4x ऐड कर दे, तो k माइनस 50 और 30 मार्च प्लस 4x ये बराबर हो जाएंगे। तो यहां से अब हमें यही सॉल्व करना है कि भाई k क्या हो जाएंगे। तो यहां से देखो दो चीज, तो x का मान क्या है, तो ये दो चीजें हमें मिल गई। तो यहां से k की वैल्यू, यहां से k की वैल्यू, दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। तो इन दोनों इक्वेशन का अगर हम यूज करें तो आपको ये मिलेगा 13 मार्च प्लस 50 प्लस 4x इज इक्वल टू 17 अगस्त माइनस x डेज। हो गया काम खत्म। तो यहां से x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, 4x है, यहाँ पे 5x है, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 17 अगस्त माइनस 30 मार्च और माइनस 50। समझ में आया ना ये इक्वेशन कैसे बना। कह रहा है कि कोई एक दिन है, तो वो दिन हमने के मान लिया जो कि 17 अगस्त से एक दिन पहले पड़ा, तो हमने 17 अगस्त में से x दिन माइनस कर दिया, वो दिन हमारा आ गया। फिर कर रहा है कि वही दिन वो ऐसा है कि उस दिन से 50 दिन पहले, मतलब k से 50 दिन पहले, तो k माइनस 50 उसी वर्ष के 30 मार्च से 4x दिन बाद पड़ा, तो k माइनस 50वां दिन 30 मार्च से 4x दिन बाद पड़ा, तो k माइनस 50 इक्वल टू 30 माइनस 50। अब हमें x की वैल्यू बतानी है, तो x की वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं यहां से। तो ये 17 अगस्त है, तो इन सबको आप क्या करिए, दिन में बदल दीजिए। 17 अगस्त है तो कितना दिन हो जाएगा, 30 मार्च है तो कितना दिन हो जाएगा, सबको दिन में बदल के माइनस 50 कर दीजिए। तो ये हमारा कितना हो जा रहा है करके देख लेंगे, और डिवाइड बाई 5 कर देना, जो भी आंसर आ जाए। आंसर इसका कहीं 18 तो नहीं है, क्योंकि इस ईयर में तो 3 क्वेश्चन पे ऑप्शन नंबर 18 आ गया है, आंसर 18 आ गया, तो क्या पता ये भी आंसर 18 आ जाए। बट आप करके देख लेना, क्योंकि कैलेंडर में मेरा उतना हाथ साफ नहीं है। तो 17 अगस्त माइनस 30 मार्च माइनस 50, और उसको डिवाइड बाई 5 कर देना, जो भी आंसर आ जाए वो आंसर टिक टू करके। लेकिन अगस्त है, 17 अगस्त, उसको दिन में बदलना पड़ेगा। मार्च है तो उसको दिन में बदलिए, फिर उसके बाद करिए, ऐसा नहीं कि करते गए। 17 अगस्त है तो देख लीजिएगा। अच्छा हाँ, एक चीज ये रहता है कि जैसे मार्च है, बीच में आपकी फरवरी आती है, तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप फरवरी लोगे तो इसके लिए भी 29 लोगे, तो या तो इसके लिए भी 29 लोगे, या तो 28 डेज का लोगे, या इसके लिए भी 28 डेज का लोगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप कोई भी एक पकड़ के लेके चलना, क्योंकि आप जितना यहाँ करोगे वो यहाँ से मैनेज हो जाएगा। तो इन जनरल 28 लेके चला करिए। चलें ठीक। अब ये क्या दे रखा है, व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, 7 11 13 17। ये आपको क्लियर दिख रहा है कि सारे के सारे प्राइम नंबर की बात कर रहा है। तो 29 के बाद अगला प्राइम नंबर 31,
तो ऑप्शन ये टिक, देखें फ्री में हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर बेस्ट शोज दैट y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x मतलब y इज इक्वल टू 1/x, मतलब y इज इक्वल टू k टाइम्स 1/x टाइप का ग्राफ बनाना है। k कोई कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल हटाने के लिए, तो k इंटू, तो बेसिकली आपका ग्राफ जो है वो लगभग किसके जैसा बनेगा, 1/x। तो y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ आपको पता है कि अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो 1/x का ग्राफ ये बनता है। तो ये ग्राफ से मैच करता हुआ ही ग्राफ आपका आंसर होगा। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये स्ट्रेट लाइन ये भी नहीं होगा, ये बनेगा क्या, अरे ये उसने उल्टा कर दिया है, y ऐसे कर दिया है, पलट दिया है। ग्राफ तो यही है ना, y इधर कर दिया है, देख रहे हो, प्लस बना के इधर कर दिया है, प्लस बना के इधर कर दिया, दिख नहीं रहा है। तो हमने ऐसे सीधा बनाया था, इसने उलट के ग्राफ बना दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, बट ये कंफ्यूजन हम थोड़ी है, हम तो मैथमेटिशियन है, इतने से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपका ग्राफ क्या हो गया, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होल लड्डू। देखिए हम लड्डू लड्डू का बहुत नाम लेके पढ़ाए हैं, तो लड्डू का एक क्वेश्चन भी आ गया। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ होल लड्डूज हैविंग डायमीटर 6 सेंटीमीटर दैट कैन बी पैक्ड इन अ बॉक्स हुज इनर डायमेंशंस आर। एक बॉक्स में आपको लड्डू पैक करने हैं, लड्डू का डायमीटर है 6 सेंटीमीटर, तो ज्यादा से ज्यादा कितने लड्डू उसमें डाल सकते हो। तो देखो ज्यादा से ज्यादा उतने ही लड्डू, ज्यादा से ज्यादा लड्डू डालने का मतलब लड्डू पूरे के पूरे रखे भी चल जाए और लड्डू फूटे भी ना, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं। तो आपके पास डायमेंशन क्या है बॉक्स की, वो बॉक्स की डायमेंशन कुछ इस तरीके से है। पहले तो हम बॉक्स बना लेते हैं। इस बॉक्स में आपको लड्डू सजा के रखने, तो 24, 18, 17, तो मान लेते हैं इसकी 24 हाइट है और 18 उसकी क्या है, विड्थ है, और उसकी डेप्थ जो है वो 17 सेंटीमीटर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे दिमाग लगाना है, ये ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, दिमाग। एक लड्डू का डायमीटर 6 सेंटीमीटर है, तो अगर लड्डू को हम हाइट वाइज रखें तो ज्यादा से ज्यादा कितना लड्डू रखा सकता है, एक 24 है ना, तो ये लड्डू हाइट कितना कवर कर लेगा, 6 6 6, तो 24 तक जाते जाते वो कितने लड्डू भर लेगा अपने अंदर, 4 लड्डू। बोलिए, इससे ज्यादा तो नहीं ना, क्योंकि इसका डायमीटर 6 है, इसका भी डायमीटर 6, इसका, तो टोटल ये 24 हाइट को कवर कर लिया। तो हाइट के हिसाब से यहां पर 4 लड्डू रखा जा सकता है। चलिए 18 है, अब डायमीटर 6 है तो कितनी लड्डू ले सकता है, 3, 1 2 3, ये हम बना नहीं पा रहे, नहीं तो 3, तो ब्रेथ के हिसाब से कितना लड्डू ले सकता है, 3 लड्डू। अब ये जो डेप्थ है, डेप्थ के हिसाब से ये कितना लड्डू ले सकता है, 17, तो 17 है तो मतलब ये फिर से 3 ही लड्डू ले पाएगा। क्यों, क्योंकि अगला लड्डू रखेंगे तो 17 को क्रॉस कर लेगा, 6 + 6 + 6 नहीं 18 हो जा रहा है यार, 2 ही लड्डू ले पा रहा है यहाँ पे डेप्थ के हिसाब से, ठीक। तो टोटल लड्डू कितने हो जाएंगे आपके पास, यहां से 2 लड्डू, यहां से 3 लड्डू, और यहां से 4 लड्डू, 4 × 12 = 24 लड्डू आप रख सकते हैं इस बॉक्स में बिना उसको तोड़े फोड़े, है कि नहीं, क्लियर हो गया, यस ठीक है। चलें नेक्स्ट है, if n e t are distinct positive integers such that n into e into t = 2013, then which of the following is the maximum possible sum of n e t। अब क्या उल्लू बना रहा है भाई, n e t इतना पॉजिटिव डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान दीजिए। तो ये आपको खुला हिंट दे रहा है कि 2013 को पहले n e t टाइप का लिख लीजिए, उसके बाद उसका सम निकाल के लिख लीजिए। तो 2013 के अगर हम फैक्टर करें तो इसका फैक्टर 1 आएगा, 3 से डिविजिबल हो रहा है क्या, हाँ 3 आएगा, क्योंकि 3 1 4 2 6, 3 से डिविजिबल। फिर उसके बाद 2013 जो है आपका 4 5 6 से नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं डिविजिबल है, 8 9, इसको डिवाइड करके लिख लीजिए, 3 से डिवाइड करेंगे, 11 से भी हो रहा है, 11 आएगा इसका फैक्टर, और 11 से करने के बाद जो बचेगा वो लिख लीजिएगा, करके देख लीजिए 2013 इसके फैक्टर्स कर लीजिए। 1 तो फ्री में रहेगा,
अगर हमने इसको 3 से डिवाइड किया तो 6 3 18, 3 21 7, और ये 11 से भी डिविजिबल है, तो 11 से किया तो 6 और 1 61। चलिए, अब n की वैल्यू चाहे ये हो सकता है, e की n ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है, e t, ये 4 लोग हैं जो n e t की चॉइस लेके चल रहे हैं। तो इसके पॉसिबल सम्स क्या क्या हो सकते हैं? पॉसिबल सम्स, अगर n की वैल्यू आप 3 ले लीजिए, e की वैल्यू 11 ले लीजिए और t की वैल्यू 61 ले लीजिए, तब उस केस में आपका सम क्या हो जाएगा? 3 + 11 61। लेकिन आपको मैक्सिमम पॉसिबल सम दिया है करने के लिए, तो इसके पीछे चालाकी जानते हैं क्या होता है। ऐसे n और e की और t की वैल्यू इस तरीके से चूजिए कि ये सम जो है मैक्सिमम चला जाए। तो ध्यान दीजिए, 4 लोग हैं ना, तो बड़े चालाकी से आप चूज कर सकते हैं। तो इसमें से क्योंकि 4 पॉसिबल हैं, तो किसी 2 को मिला के एक नंबर आप बना सकते हो। समझ गए? तो चालाकी ये होती है कि उन 2 को मिला लो जो सबसे बड़े हों, तभी तो प्रोडक्ट जो है उछल के सबसे बड़ा बन जाएगा। और जब प्रोडक्ट उछल के बड़ा बनेगा तो सम भी क्या हो जाएगा? बड़ा बन जाएगा। ये चालाकी होती है। तो हमारा लॉजिक ये कहता है कि इन दोनों को हम कंबाइन कर दें। समझ गए? और इसको नाम दे दे t, और इसको नाम दे दे n, और इसको नाम दे इसको नाम दे दे e, और इसको नाम दे दे n। तो n + e + t की वैल्यू n × e × t 2013 तो आएगा ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो सबसे दोनों बड़े वाले नंबर थे उन्हीं को प्रोडक्ट करके सबसे बड़ा बना दिया, तो सम भी यहीं से सबसे मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम जो पॉसिबल सम होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम पॉसिबल सम 1 + 3 और इनका 11 × 61 का प्रोडक्ट, दैट इज 671, इज इक्वल टू कितना हो गया? ऐड कर 675। आंसर क्या आ गया? 675। लॉजिक है। नहीं तो इसके तो पॉसिबल सम्स बनाने लगेंगे तो बहुत सारे बन जाएंगे ना। तो हम उसके चक्कर में हम तो लॉजिक बता दिए कि किसी 2 को, क्योंकि 4 नंबर मिल गया है, आपको 3 ही नंबर यहाँ पर चाहिए था जिसका प्रोडक्ट 2013, 1 तो फ्री में है, तो किसी 2 को कंबाइन करके एक बनाइए और उन दोनों को कंबाइन करिए जो प्रोडक्ट को मैक्सिमम लेके चले जाए। तो जाहिर सी बात है लास्ट के दोनों बड़े वाले को ले लीजिए। 15 हो गए। 16, the area of inner circle and the sided region are equal, the radii r1 r2 related by। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या लेंगे? बहुत किया है आप लोगों ने ये उसमें। तो देखिए, कह रहा है कि अंदर और बाहर का जो एरिया है वो दोनों के दोनों क्या है? बराबर। साइडेड रीजन और पूरा रीजन बराबर है। द एरिया ऑफ इनर सर्कल एंड द साइडेड रीजन, तो इनर सर्कल का एरिया ये है इनर सर्कल, तो इनर सर्कल का एरिया कितना होगा? उसका रेडियस 2 है, तो मतलब πr2² इज इक्वल टू, अब कह रहा है साइडेड रीजन का एरिया, ये दोनों बराबर है, तो साइडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा? πr1², क्योंकि बाहरी सर्कल जो है वो उसका रेडियस क्या है? r1 है। अगर उसमें से हम इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो हमारा साइडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा, तो -πr2²। खत्म, पाई कॉमन ले लीजिए, खत्म हो गया, तो r2² इज इक्वल टू r1² माइनस r2²। ये r2 मिला दिए तो 2r2² इज इक्वल टू r1², और फिर r2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2r1। तो r2 इज इक्वल टू √2r, सही किया है? 2 सर R2 के साथ आएगा ना, तो इसी का रूट होगा, √2 R2 आएगा। अच्छा, r1, ओके ओके ओके, हाँ हाँ हाँ, उल्टा कर दिए, हाँ हाँ हाँ, ये √2r1, तो r1 इक्वल टू √2r2, क्योंकि स्क्वायर रूट ले लिया तो √2 इधर लग जाएगा, तो r1 इक्वल टू ये सेकंड ऑप्शन। कितना आसान सा क्वेश्चन हो गया, हल हो गया। 17, द इक्वेशन m² - 30n + 1 वेयर m एंड r इंटीजर, ये एक टाइप का भी क्वेश्चन बहुत आता है। तो इस क्वेश्चन का मैं बता रहा हूं कि कोई भी सॉल्व नहीं कर पाएगा अगर उनको जानकारी नहीं है। तो ये जानते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है और ये नंबर थियरी का क्वेश्चन है। नंबर थियरी में भी आपका जो डिविजिबिलिटी हम पढ़ते हैं वहां से आता है, ठीक है।
तो एक इक्वेशन दिया है कि एम स्क्वायर माइनस 13n+1 वेयर एम एंड एन आर इंटीजर। तो आपको बताना है कि क्या इसके पास सोल्यूशन है तो क्या है। तो इसको सॉल्व करने की कभी एम एन की वैल्यू लेके सॉल्व करने की कोशिश मत करो, कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला। ठीक है, आप कोई कंक्लूजन नहीं बना सकते, एकदम सिंपल सा लॉजिक है इसका सॉल्व करने का, ध्यान दीजिए। तो हम एक दो तरीका बता सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है। पहला तरीका मैं आपको बताऊंगा जो कोर आपका नंबर थियरी का पोर्शन लेके चलता है। आप पहले इसको देख लीजिए, इक्वेशन को ध्यान से देखिए। तो इसमें आप देखिए कि इक्वेशन में कोई आप एक जनरल आइडिया पकड़िए कि एक टर्म अगर ये देखिए तो ये टर्म आपका क्या है, 3 का मल्टीपल है। इस बात से किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो आप ना पूरे इक्वेशन में मॉडुलस 3 लगा दीजिए, आपको मिल जाएगा। अब कैसे इसका यूज करना है, ये हमने गेस किया कि एक नंबर इसमें 3 का मल्टीपल है तो हम मॉडुलस 3 लगा दें। अगर ये नंबर 5 का मल्टीपल होता तो हम मॉडुलस 5 लगा देते। तो अगर हम इक्वेशन पे क्या लगाएं, एम स्क्वायर माइनस 30n+1 इज इक्वल टू, देखो ये क्वेश्चन रिपीट होके इस तरह से कई बार आ सकता है, मॉड 3। तो अगर हम मॉड 3 लगाएंगे तो ये तो नंबर 0 हो जाएगा, तो ये आपका इक्वेशन बदल के क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस +1 इज इक्वल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू 0। हम लगा रहे हैं अभी हमने एम स्क्वायर पर कोई मॉडुलस नहीं लगाया है, क्योंकि एम स्क्वायर 3 का मल्टीपल है कि नहीं है वो हमें नहीं पता, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, बोलिए। यस सर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि एक चीज और है कि कोई भी जब इंटीजर है उसका जब हम स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करके उस पर मॉड लगाते हैं तो उसका जो पॉसिबल रिमाइंडर आता है वो या तो 0 आएगा और या तो 1 आता है जब हम उसे 3 से डिवाइड करते हैं। तो इसके अलावा और कोई रिमाइंडर नहीं आता है। 2 नहीं आ ये सकता तो ये सर? तो हाँ 2। 2 नहीं, एम स्क्वायर, जैसे एम कोई इंटीजर है उसके स्क्वायर को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो, समझ गए? एम स्क्वायर भी सर एक इंटीजर ही आएगा। हाँ इंटीजर, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लूं 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, 1। ठीक है, जैसे हम फिर अगला नंबर ले ले 4 का स्क्वायर करेंगे 16, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। समझ गए आप? जी सर। कोई भी नंबर हो वो या तो 0 रिमाइंडर छोड़ेगा, अगर उसका स्क्वायर कर दे या तो वो 0 रिमाइंडर छोड़ेगा या तो रिमाइंडर 1 छोड़ेगा। अगर हम 3 ले लें तो 3 का स्क्वायर जो है 9 आएगा, रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0। बोलिए, आप कोई भी नंबर लाइए जिसमें रिमाइंडर 2 मिल रहा हो स्क्वायर करने पे, नहीं मिलेगा। ये रिजल्ट है, प्रूफ भी करवाया गया है, याद नहीं है मुझे अब कितना हम करवा देते पढ़ाते समय। तो नोट करके लिख लीजिए कि अगर क्या है, m इज इंटीजर तो m स्क्वायर जो है ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, या तो 0 के कॉन्ग्रुएंट होगा या तो 1 के कॉन्ग्रुएंट होगा, मॉड 3। समझ गए? यस सर। ये पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है क्योंकि हम बिना बोले सब पॉजिटिव इंटीजर या इंटीजर भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस से क्या ही रिमाइंडर फर्क पड़े। चलिए, तो ये हो गया। तो आपके पास ये जो इक्वेशन है फिर से किस में बदल जाएगा, अगर 0 रिमाइंडर आया होगा तो 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 आ जाएगा, मॉड 3। और अगर रिमाइंडर 1 आया होगा तो 1 + 1 आ जाएगा, दैट इज 2 कॉन्ग्रुएंट टू 0, मॉड 3। तो हमने देखा कि बड़े ही चालाकी से हमने ये देखा, ना तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है ना तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। क्या 1 जो है 0 के कॉन्ग्रुएंट है, नहीं। 2 0 के कॉन्ग्रुएंट है, नहीं। तो मतलब इस इक्वेशन के पास सोल्यूशन ही नहीं है। समझ गए एक चीज? अब आते हैं, ये तो हमारा बड़े लेवल की बात हो गई। अब जो बच्चों को सिखाया जाता है, जैसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एसएससी वगैरह बैंक वगैरह के एग्जाम में, तो उनको तो मॉडर्न अलजेब्रा का नॉलेज नहीं है क्योंकि वो तो आर्ट पढ़ के गए होते हैं, तैयारी करते हैं, ज्यादा करके आर्ट बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट बहुत होते हैं। तो उनको समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है,
आपको समझाना पड़ता है कि भाई आइए बताते हैं। तो उनको इस तरह से नहीं बताया, उनको एक कॉन्सेप्ट आता है कि सम ऑफ डिजिट्स के हिसाब से आप करिए चीजें। कैसे? हमारे पास ये है, देखिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्या है, m स्क्वायर इज इक्वल टू 33n प्लस 1। n आपका इंटीजर। अब ध्यान दीजिए कि ये जो 33 है ये है आपका मल्टीपल ऑफ 3। अब दुनिया में कोई भी नंबर हो, अगर वो मल्टीपल ऑफ 3 है तो उसका जो है सम ऑफ, जो सम आता है वो 3 ही चीज पॉसिबल आती है। सम ऑफ डिजिट इसका जो है क्या आ सकता है, या तो 3 आ सकता है, या तो 6 आ सकता है, या तो 9 आ सकता है। इससे ज्यादा नहीं आता। डिजिट सम जिसको बोलते हैं, उसके डिजिट्स का अगर हम सम कर दें तो या तो 6 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 9 आएगा। समझ गए? अब आप लोग कहेंगे कि डिजिट सम क्या होता है? हाँ, किसी को पता है डिजिट सम क्या होता है? लोग तो इस बात से भी डर रहे होंगे कि डिजिट सम 639 क्या, इससे ज्यादा भी तो आ सकता है। नहीं, डिजिट सम अलग चीज होती है। डिजिट सम अलग चीज होती है, हम बता दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। जैसे कोई नंबर ले लीजिए जो 3 का मल्टीपल हो, जैसे 99, तो इसका डिजिट सम क्या होगा? अगर आप नहीं जानते होंगे एसएससी बैंकिंग ये सब की तैयारी, तो डिजिट सम नहीं पता होगा, तो डिजिट सम क्या होगा? 9 + 9 करिए तो ये आ गया 18। और आप गुस्सा रहे होंगे कि सर ने तो लिखवाया कि 3 आएगा, कि 6 आएगा, कि 9 आएगा, लेकिन यहाँ तो 18 आ गया। नहीं, इसको तब तक ऐड करते रहना है जब तक आपको सिंगल डिजिट ना मिल जाए, और जब सिंगल डिजिट आता है उसी को बोलते हैं डिजिट सम। तो 8 1 + 8 अगर हम कर दें तो आ गया 9, ये होता है डिजिट सम। तो 99 का जो डिजिट सम है वो 9 है। समझ गए? तो डिजिट सम सिंगल डिजिट होता है, जब तक ऐड करते रहेंगे जब तक वो सिंगल डिजिट में ना चेंज हो जाए। तो देख रहे हैं 99 3 का मल्टीपल है, लेकिन उसका डिजिट सम 9 आया है, जो हमने लिखवाया है ऑलरेडी। तो अब आते हैं कि तब 33n + 1 का जो डिजिट सम आएगा वो क्या आ जाएगा? 3 + 1 दैट इज 4, 6 + 1 दैट इज 7, और 9 + 1 दैट इज 10। इतना हमने कर दिया डिजिट सम का कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है कि m स्क्वायर। अब m स्क्वायर ये है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, क्योंकि इंटीजर का स्क्वायर कर रहे हैं भाई, जो नया नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर देखिए यहां पर यही देने है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर का जो डिजिट सम होता है, डिजिट सम, वो केवल और केवल यही हो सकता है। या तो 1 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, या तो 7 आ सकता है, या 9 आ सकता है। तो बताइए LHS का डिजिट सम 1 4 7 9 आ रहा है, और RHS का जो डिजिट सम है, एक मिनट, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया। एक मिनट। ओ हो, ये -1 है भाई, तभी कह रहा हूं कि ऐसे कैसे। ये -1 है, यहाँ पे डिजिट सम हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा, अरे यार क्या गड़बड़ हो गया, 8। यहाँ से -1 किया तो 2, यहाँ से 5 किया। हाँ, तो RHS में जो डिजिट सम आया वो 2 आया, 5 आया, 8 आया। और LHS में जो पॉसिबल डिजिट सम है वो 1 है, 4 है, 7 है, 9 है। तो बताइए जब डिजिट सम ही तो LHS और RHS के डिफरेंट है, मतलब दोनों LHS और RHS के नंबर 100% डिफरेंट ही रहे होंगे, मतलब ये कभी भी एक दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, मतलब इस इक्वेशन के पास कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन आपका टिक कर देंगे। जितना कॉन्सेप्ट था हमने बता दिया, डिजिट सम भी बता दिया, और आपको हायर मैथमेटिक्स का भी यूज करवा दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। देखिए एक कितना बढ़िया चीज मिल गया, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। ये ऊपर वाले ही क्वेश्चन का रिपीटेशन मार दिया है नीचे,
ऊपर जो कॉन्सेप्ट हमने डिजिट सम का यूज किया है वो नीचे भी काम कर जाएगा। कितना बढ़िया। देखिए यहाँ पर एक चीज, एक तीर से दो निशाना हो गया। क्या है भाई, अब कुछ लोग ये क्वेश्चन देखे कई बार रिपीट हुआ है CSIR में, रिसेंट में भी आ चुके हैं। ये आपको नंबर दे देता है, बोलता है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है। तो भाई परफेक्ट स्क्वायर के लिए अभी हमने एक डिजिट सम वाला ऊपर लिखवाया है। क्या लिखवाया है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है, अभी ऊपर ही लिखवाया है, परफेक्ट अगर स्क्वायर है तो उसके जो पॉसिबल डिजिट सम होते हैं वो क्या क्या आ सकते हैं, ऊपर ही लिखा है, वो है पॉसिबल डिजिट सम। ये देखिए अभी मिटाए भी नहीं है, 1479। तो अगर ये तो आप सबके डिजिट सम निकाल लीजिए। इस वाले नंबर के जरा हम निकालते हैं डिजिट सम दूसरे के। तो इसका डिजिट सम आएगा 2 + 0 + 4 + 2 + 1 + 2 + 2। ये क्या आ गया, 6 8 9 11 2 13। अभी इसको भी ऐड कर देना है, 1 + 3 = 4। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, अब हमें नहीं पता। ओके रुक जाइए। इसमें ना कुछ और कॉन्सेप्ट लगते थे, ऐसे नहीं चल पाएगा क्योंकि एक से ज़्यादा लोग का। पॉसिबल डिजिट सम आपका 4 है, ये देख लीजिए ऐड करके, 2 4 2 1 2 2 4 5 2 7 7 और 11, 7 4 11 + 2 13 और 13 को ऐड कर दिया तो ये रुक जाइए जरा 4 और 3 और 4 ऑप्शन देख लेते हैं। आइए, तो 3 और 4 ऑप्शन अगर हम देखें, पहले इसको डाउटफुल हो गया, चलिए इसको हम डिजिट सम निकाल लें। तो 1 + 2 दैट इज 3, 3 + 2 5, 1 6 8 9, तो ये 9 आ गया। दो लोग फंस रहा है, मतलब या तो 1 आपका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है या तो 2 आपका परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। चलो अभी इसमें और इसमें लड़ाई हो रही है, अभी हम इस कंक्लूजन में नहीं पहुंचते हैं। ये पॉसिबिलिटी है कितना हो सकता। अब आते हैं इसमें और इसमें, इसका डिजिट सम निकालें तो 6 3 9 9 3 12 1 13 2 15 6 21 और 21 में 21 को अगर हम ऐड कर दें तो इसका डिजिट सम कितना आ गया, 3। तो ये तो इसका डिजिट सम जो है 1479 के बराबर नहीं, तो इस बात की गारंटी हो गई कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। 8 4 12 3 15 1 16 2 18 8 26 26 और उसको फिर से ऐड कर दीजिए तो 8, इसका डिजिट सम 8 आ गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं डिजिट सम, तो दो ऑप्शन तो आपको कट हो गए। अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर के पॉसिबल डिजिट सम, और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो एक इसकी प्रॉपर्टी और होती है कि परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकती। दो प्रॉपर्टी है, परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका पॉसिबल डिजिट सम ये होता है, और परफेक्ट स्क्वायर है तो उसका लास्ट डिजिट कभी भी 2 नहीं आ सकता। तो ये एक ऑप्शन ये भी गलत हो जाए। ये तो सम डिजिट जो है 4 दे दिए, मतलब पॉसिबिलिटी बना रहे थे, लेकिन इनका लास्ट डिजिट 2 है, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। आप दुनिया में कोई भी नंबर उठा लीजिए जिसका लास्ट डिजिट 2 हो, वो परफेक्ट स्क्वायर की कहानी नहीं बनाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 टिक हो गया। ये सारे पॉइंट्स नोट करते हुए चलेंगे क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये भाई ये ग्राफ को रीड करना है और आंसर देना है। अच्छा नहीं, व्हाट इज द 94th टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। अच्छा 94th टर्म बोला है, 1 है, फिर अगली बार 1 एक बार है, 1 2 3 4, 2 जो है 4 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये जो है 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा ये 8 बार है, मतलब कि अगला जो टर्म लिखा जाए, देखिए 1 है ये 2 बार है, 2 कितनी बार है, 4 बार है ये, तो 1 को 2 बार लिखा गया, 1 2 3 लिखा जा रहा है, मतलब आगे जो है 5 लिखा जाएगा, और 5 कितनी बार लिखा जाएगा, वो 10 बार लिखा जाएगा। तो आप समझ गए ना कि क्या करना है। 1 2 बार है, 2 4 बार है, 3 6 बार है, 4, तो यहाँ नीचे जो है, तो हम यहाँ पर ऐसे ही लिख लेते हैं
1 कितनी बार है? 2 बार है। 2 कितनी बार है? 4 बार है। 3 कितनी बार आएगा? 6। 4 आया 8 बार। और उसके बाद जो है आपका 5 कितनी बार आएगा? 10 टाइम्स। तो आपसे पूछा गया है कि इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म बताना है? 94। अभी तक आपने कितने टर्म लिखे हैं टोटल? 2, 6, 6, 6, 12, 8, 20, 10, अभी तक 30 ही हुआ है। तो आगे भी लिखना पड़ेगा। तो 6 कितनी बार आएगा? 12 टाइम आएगा। 7 कितनी बार आएगा? 14 टाइम। ध्यान दीजिएगा जब तक आप 94 तक ना पहुंच जाए। 7 आ गया, अभी भी नहीं पहुंचेंगे। 8 कितनी बार आएगा? 16 टाइम्स। 9 कितनी बार आएगा? 18 टाइम्स। जरा ऐड कर लीजिए कितना हो गया ये? 6, 6, 12, 20, 30, 42। 42 में अगर हम 14 जोड़ ऐड कर दें तो 56, 56, 6, 62, 72, 18, मतलब 90 टर्म तक तो आप लिख चुके हैं। 19 टर्म आपका यहां तक कंप्लीट हो गया। 90th टर्म कंप्लीट हो गया। आपको 94th बताना है। मतलब अब आगे जो लिखा जाएगा वो 10 लिखा जाएगा। और 10 कितनी टाइम लिखा जाएगा? 20 टाइम। मतलब 10 जो है 91 टर्म से लेके 110 टर्म तक लिखा गया है। तो 94th टर्म तो यहीं पर आ जाएगा। तो 94th टर्म जो है वो आपका 10 का होगा। आंसर ठीक हो गया। ठीक है, आइए खत्म। अच्छा 20 है। क्या दे दिया ग्राफ बना के? ग्राफ वाले इजी आते हैं, वो तो देखना होता है केवल ग्राफ। क्या कह रहा है कि क्या है भाई, कहाँ कट गया? द फॉलोइंग ग्राफ depict variation in the value of dollar and euro in term of rupees over 6 month। डॉलर और यूरो का ये ग्राफ बताया है। चलिए 6 महीने का ग्राफ बताया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ पे जून भी आ जाएगा। 6 महीने का बता दिए। ठीक है, अब ये रुपी दे दिया है और किसका है? हाँ, डॉलर और यूरो। तो मतलब ये नीचे वाला ग्राफ जो है ये डॉलर के लिए हो गया और ये यूरो के लिए हो गया। चलो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? वैल्यूज ऑफ डॉलर एंड यूरो रोज स्टेडली फ्रॉम जनवरी टू जून। कह रहा है जनवरी से जून तक जो डॉलर और यूरो का जो क्या है वैल्यू है वो बढ़ता ही गया है। लेकिन ये बात हम देख सकते हैं ग्राफ से कि हमें जनवरी से जून के बीच में यहाँ पर ड्रॉप भी हुआ है। ये देख रहे हैं ड्रॉप हुआ है ग्राफ। तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। वैल्यूज ऑफ डॉलर एंड यूरो रोज बाई इक्वल रेट बिटवीन जनवरी टू मार्च। कहाँ है भाई जनवरी से मार्च? ये रहा जनवरी से मार्च। तो आप अगर ग्राफ को देखोगे तो क्या इक्वल रेट है इनका? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए, डॉलर जो है यहाँ से यहाँ तक एक रेट पकड़ा है, फिर यहाँ पे कॉर्नर है, फिर यहाँ से यहाँ तक एक रेट पकड़ लिया है। देख लीजिए, तो यहाँ पर ये 2 डिफरेंट रेट से ग्रो हुआ है, जबकि आपका यूरो एक ही रेट से। तो मतलब जाहिर सी बात है दोनों के रेट डिफरेंट हो गए, तो ये कट हो गया। सपोज अगर ये भी एक स्ट्रेट लाइन होता, अगर इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बन गया होता, तब आपको क्या करना पड़ता? इसका स्लोप निकालना पड़ता और इसका भी स्लोप निकालना पड़ता। और स्लोप निकालना आपको आता है, ये पॉइंट ये सब आप निकाल लेते हैं। तो अगर स्लोप इक्वल नहीं होता तो मतलब उनका जो है रेट भी इक्वल नहीं माना जाता। स्लोप डिफरेंट आ जाता तो यानी वो डिफरेंट रेट से ग्रो हुए हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक कॉर्नर बना दिया, मतलब जो डॉलर है वो डिफरेंट रेट को हासिल किया। यहाँ पर कुछ रेट से चला और यहाँ से यहाँ तक के लिए अलग रेट। तो कॉर्नर से हमारा क्लियर हो गया। द राइज इन द वैल्यू ऑफ डॉलर फ्रॉम अप्रैल टू मई, अप्रैल से मई, अच्छा ये है, इज 3 times द फॉल इन यूरो ड्यूरिंग द सेम पीरियड। यूरो में कह रहा है कि इस डॉलर जितनी रेट से बढ़ा है वो 3 times है किसका?
यूरो जितनी तेजी से गिरा है किस महीने में, अप्रैल से मई, और अप्रैल से मई में सच में यूरो गिरा है। तो ध्यान से देखते हैं, अगर यूरो को देखें तो ये आपका पॉइंट जो है ये है 78। तो यूरो जो है किस रेट से गिरा है, इसकी वैल्यू अप्रैल में क्या थी 78 थी और डाउन होके लगभग 77 हो गई। मतलब 1 यूरो 1 रुपए का गिरावट है इसकी वैल्यू में। अच्छा डॉलर में देखते हैं ग्रोथ क्या है, अप्रैल से मई तक ये शुरू यहाँ से हुआ है लगभग, मतलब 56 से, और बढ़ते 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 यहाँ तक आ गया, कहाँ तक, 58 तक। किस महीने में, अप्रैल टू मई। 3 टाइम्स का है क्या, तो हम देख लेते हैं, एक मिनट, ये देखिए ग्राफ थोड़ा क्लियर नहीं है, वैल्यूज साफ नहीं है, ये लगभग आधा है। अच्छा देख लेते हैं, 4th ऑप्शन, वैल्यूज ऑफ डॉलर एंड यूरो रोज इक्वली बिटवीन मई एंड जून। मई कहाँ पर है, ये देख लेते हैं पहले, ये वाला ऑप्शन शायद ज़्यादा क्लियर हो। ये ना यहाँ पे वैल्यूज क्लियर नहीं है इसलिए, नहीं तो क्वेश्चन तो आसान ही है, इसमें क्या है। नहीं, आप देख सकते हैं कि मई और जून यहाँ पर है, क्या दोनों इक्वल रेट से ग्रोथ हुए हैं। तो अगर आप देखें तो ये लगभग जो है 77 से इसकी वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई है, 77 से लगभग लगभग ये जो है 70, एक तो इन्होंने बीच में दे दिया है तो कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, 77.5 से लेके कहाँ तक बढ़ गई है, 78.5 तक, मतलब 1 रुपए का चेंज आया है। अच्छा डॉलर में हम देख लें तो डॉलर जो है वो आपका 58 से लेके कहाँ तक बढ़ गया है, 58.5 तक। तो इनमें तो 1 रुपए का चेंज आया है, मतलब यूरो जो है वो तेजी से बढ़ा है कंपेयर टू डॉलर। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, 3rd ऑप्शन आपका टिक हो जाएगा। तो ये इसलिए है क्योंकि इन्होंने वैल्यूज को क्रिस्प नहीं रखा है, बीच में लाके रख दिया है, तो इसलिए चलो 3 ऑप्शन क्लियर थे, कट हो गए, तो मतलब 3rd ऑप्शन आपका सही है। अब देख लो लगभग 3 टाइम्स का डिफरेंस होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट, कोई दिक्कत इसमें किसी को